हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बारे में, या हम कहें चैप्टर 1 के बारे में हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 के अंदर। अब हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 3 के बारे में। अब सेक्शन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? सेक्शन नंबर हमारा 3 जो कहता है वो कहता है डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। आज हम डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में समझेंगे कि वो एक्चुअली में होता क्या है। तो हम अगर चैप्टर 2 में बात करें तो चैप्टर 2 स्पेशली दे रखा है किसके बारे में? डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, चैप्टर 2 डोमेस्टिक वायलेंस, और इसका एक स्पेसिफाइड हमें इस एक्ट में सेक्शन दे दिया गया कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। तो डोमेस्टिक वायलेंस हमें दे रखा है सेक्शन 3 के अंदर। अब वो डोमेस्टिक वायलेंस क्या होगा, क्या क्या उसके प्रकार होंगे, क्या क्या उसके सब्सटेंस होंगे, वो हम देखेंगे चैप्टर 2 के डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर। चैप्टर 2 डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्शन नंबर 3 क्या बोलता है? डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा बोल दो, डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन बोल दो। और इसके अंदर हम आज मात्र सेक्शन 3 ही डिस्कस करने वाले हैं। और आज का सेशन ये थोड़ा छोटा होने वाला है, अराउंड 20 मिनट का या 15 से 20 मिनट का सेशन होगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले भी कहता आया हूँ, अब भी कह रहा हूँ, आराम आराम से करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, भागा दौड़ी वाला काम नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं सेक्शन 3। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, एनी एक्ट, एनी omission, any commission, any conduct of the respondent shall be constitute domestic violence in case it। क्या बोला? किसी भी एक्ट को डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? कोई भी एक्ट हो, कोई भी ओमिशन हो, कोई भी कमीशन हो, कोई भी कंडक्ट हो, किसका? रिस्पोंडेंट का। किसका होना चाहिए? रिस्पोंडेंट का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिस्पोंडेंट का कोई भी एक्ट हो, रिस्पोंडेंट का कोई भी ओमिशन हो, रिस्पोंडेंट का कोई भी कमीशन हो, रिस्पोंडेंट का कोई भी कंडक्ट हो, तो वो हम क्या मानेंगे? वो हम मानेंगे डोमेस्टिक वायलेंस इन केस इट। अब इट क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट में, ओमिशन में, वो हम एक एक करके देखते हैं। इट हार्म्स, इट इंजर्स, इट एंडेंजर्स द हेल्थ, द सेफ्टी, द लाइफ, द लिम्ब, द वेल बीइंग। यदि वो हार्म कर रहा हो, कौन? रिस्पोंडेंट। यदि रिस्पोंडेंट इंजर कर रहा हो, या रिस्पोंडेंट इंजर कर रहा हो क्या? विक्टिम की हेल्थ को, विक्टिम की सेफ्टी को, विक्टिम की लाइफ को, विक्टिम की लिम्ब को, विक्टिम की वेलबींग को, चाहे मानसिक तौर पर, चाहे फिजिकल तौर पर, शारीरिक तौर पर, वेदर मेंटल और वेदर फिजिकल, ऑफ किसका? एग्रीव पर्सन। और एग्रीव पर्सन हम क्या पढ़ के आए थे ऊपर? वुमेन होती है, 2A में पढ़ा था, याद आया? और टेंड्स टू डू सो एंड इंक्लूड्स कॉजिंग फिजिकल एब्यूज। अब डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर हम फिजिकल एब्यूज को भी इंक्लूड करेंगे, सेक्सुअल एब्यूज को भी हम इंक्लूड करेंगे, वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज, वर्बल मतलब गाली गलौज को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, इमोशनल एब्यूज, इमोशनल एक तरीके से ब्लैकमेलिंग करना, वो भी एब्यूज की कैटेगरी में आएगा, एंड इकोनॉमिक एब्यूज। किसी को हम कह देते हैं कि तू ऐसा है वैसा है, वो सब भी किस में आएंगे? डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आएंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? मतलब हमने सब सेक्शन 1 के, या हमने पॉइंट ए में क्या कह दिया गया? कोई भी रिस्पोंडेंट यदि हार्म पहुंचाए, इंजरी पहुंचाए, या किसी एग्रीव पर्सन को, उसकी हेल्थ को, उसकी सेफ्टी को, उसकी लाइफ को, उसकी लिम्ब को, उसकी वेलबींग को, चाहे शारीरिक तौर पर क्षति पहुंचाए या मानसिक तौर पर क्षति पहुंचाए। और अब शारीरिक तौर पर क्षति पहुंचाना, मानसिक तौर पर क्षति पहुंचाने में क्या क्या इंक्लूड होगा? उससे मार पिटाई कर ले, फिजिकल अब्यूज, मार पिटाई कर ले,
सेक्सुअल अब्यूज, गलत हरकतें कर ले, बिना परमिशन के कोहेबिलेशन कर लिया, रेप कर लिया, गाली गलौज कर ली, इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया, या उसको ऐसे शब्द बोल दिए जो कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के अगेंस्ट थे, ऐसे शब्द बोल दिए गए, तो ये सब किस में आएंगे? ये सब हमारे डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आएंगे। ये हो गया पॉइंट। अब हम देखते हैं पॉइंट बी क्या कहता है। हैरेस, हार्म्स, इंजर्स, endangers the aggrieved person with a view to coerce her or any other person related to her to meet any unlawful demand for any dowry or other property or valuable security। क्या बोला? कोई भी रिस्पोंडेंट, अब इस केस में रिस्पोंडेंट कौन होगा? हस्बैंड या उसकी फैमिली रिस्पोंडेंट होंगे। अब वो रिस्पोंडेंट या उसकी फैमिली क्या करेंगे? जो एग्रीव पर्सन है या जो महिला है, जो पत्नी है, उससे कोई प्रॉपर्टी हथियाने के पर्पज से, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हथियाने के पर्पज से। वैल्यूएबल सिक्योरिटी हम आईपीसी में कहाँ पढ़ के आए हैं? 30 के अंदर। वैल्यूएबल सिक्योरिटी हथियाने के पर्पज से, कोई प्रॉपर्टी हथियाने के पर्पज से, कोई डाउरी के पर्पज से, दहेज के पर्पज से क्या करेंगे? उस एग्रीव पर्सन को या उस महिला को, उस पत्नी को हैरेस करेंगे, उस महिला को, उस पत्नी को हार्म पहुंचाएंगे, इंजरी करेंगे। किस किस पर्सन, किस पर्पस के लिए? दहेज। किस पर्पस के लिए? प्रॉपर्टी हथियाना। किस पर्पस के लिए? कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। कौन करेगा? रिस्पोंडेंट कर सकता है, या उसका कोई और अन्य आदमी, या उसकी फैमिली मेंबर्स। लिखा है ना, अनदर पर्सन। अब यहां पर मेन पर्पस क्या होगा? कोवर्स करने का। मतलब रिस्पोंडेंट हस्बैंड, एग्रीव पर्सन वाइफ। एग्रीव पर्सन को रिस्पोंडेंट ने कहा ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दे वरना मैं तेरे को जान से मरवा दूंगा। कोवर्स कर दिया, धमकी दे दी, थ्रेटन टू लाइफ हो गया। तो यहाँ पर ये पर्पस आ गया, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सब सेक्शन 3 या पॉइंट सी। अगर हम बात करें पॉइंट सी की, हैज द इफेक्ट ऑफ थ्रेटनिंग एंड द एग्री पर्सन और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाय एनी कंडक्ट मेंशन इन सब क्लॉज ए एंड बी। अब हमने पॉइंट बी में तो ये पढ़ा था कि उसको धमकाया गया कि अगर तूने प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं करवाई तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। अब उधर तो खाली एक उस पर्सन को मारने की बात थी या कोवर्स करने की बात थी, लेकिन यहाँ पर पॉइंट सी में उस एग्रीव महिला से संबंधित कोई और फैमिली मेंबर हुए, या उस एग्रीव वुमन से संबंधित उसका बच्चा हुआ, या कोई भी ऐसा पर्सन जो उस एग्रीव महिला से संबंधित है, उसको कोवर्स करने की अगर बात आ गई तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। सपोज कर लो जो रिस्पोंडेंट है उसने बोल दिया गया कि अगर तूने मेरे नाम पे ये जमीन नहीं करवाई तो मैं तेरे भाई का खून करवा दूंगा। अब उसका जो एग्रीव पर्सन का भाई था वो किससे कनेक्टेड था? वुमेन से कनेक्टेड था क्योंकि उसका भाई था। तो अगर हम उसके किसी फैमिली मेंबर को, उससे संबंधित किसी आदमी को भी हम कोवर्स करने की धमकी दे रहे हैं तो वो भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं। पॉइंट डी, अदरवाइज इंजर्स, अदरवाइज कॉज हार्म वेदर फिजिकल और मेंटल टू एग्रीव पर्सन, या किसी भी तौर से, किसी भी तरीके से किसी एग्रीव पर्सन को हम शारीरिक और मानसिक तौर पर उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको हानि पहुंचा रहे हैं। कोई भी जरिया हो जिस जरिए से किसको? एग्रीव पर्सन को, महिला को हानि पहुंच रही है, इंजरी हो रही है, हार्म हो रहा है, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में फॉल करेगा। सिंपल सी बात है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि फिजिकल एब्यूज क्या होता है और मेंटल एब्यूज क्या होता है और सेक्सुअल एब्यूज क्या होता है। जो हम ऊपर वर्ड पढ़ के आए हैं बड़े बड़े, इनका मतलब क्या होता है तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 1, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, पहला फिजिकल एब्यूज क्या होगा?
मीन्स एनी एक्ट, any conduct which is of such nature as to cause bodily pain, as to cause harm, as to danger to life, as to limb, as to danger to health, as to danger to impair the health, as to danger the development of the aggrieved person, and include assault, include criminal intimidation, include criminal force. क्या बोला? अगर हम बात कर रहे हैं फिजिकल एब्यूज की, तो कोई भी ऐसा एक्ट हो या कोई भी ऐसा कंडक्ट हो जो किस नेचर का हो, जिससे कि एक एग्रीव पर्सन या उस महिला को क्या हो, बॉडीली पेन हो, शारीरिक पीड़ा हो, क्या हो, बॉडीली पेन, उसको हार्म पहुंचे, किसको, महिला को, उस महिला की लाइफ को डेंजर है, जिंदगी खतरे में है, लिम्स, उस महिला की हेल्थ खतरे में पड़ जाए, उस महिला की हेल्थ ज़्यादा खतरे में हो जाए, या उस महिला का जो विकास है वो रुक जाए, मानसिक तौर पे उसको तनाव दे दिया कि विकास रुक गया उसका। ठीक। और फिजिकल फिजिकल एब्यूज में क्या क्या इंक्लूड होगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंक्लूड होगा, उसको हम असॉल्ट कर रहे हैं वो इंक्लूड होगा फिजिकल एब्यूज में, उसके ऊपर हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन अप्लाई कर रहे हैं वो इंक्लूड होगा किसमें, फिजिकल एब्यूज में, उसको हम क्रिमिनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो किसमें इंक्लूड होगा, फिजिकल एब्यूज में। ये हमें बात ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है। इंक्लूड्स एनी कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर दैट अब्यूज, दैट ह्यूमिलिएट, दैट डिग्रेड्स और अदरवाइज वायलेट द डिग्निटी ऑफ वुमेन। वो हर कोई ऐसा कंडक्ट जो सेक्सुअल नेचर का हो जिससे कि एक वुमेन की डिग्निटी को हार्म पहुंचे, जिससे कि एक वुमेन की डिग्निटी डिग्रेड हो जाए, जिससे कि एक वुमेन की डिग्निटी ह्यूमिलेट हो जाए, जिससे कि एक वुमेन की डिग्निटी एब्यूज हो जाए, वो सभी सेक्सुअल नेचर के कंडक्ट या एक्ट क्या कहे जाएंगे, सेक्सुअल अब्यूज कहे जाएंगे। समझ में आती है बात। अब हम बात करते हैं वर्बल एब्यूज और इमोशनल एब्यूज की। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे, क्या क्या इंक्लूड नहीं होंगे, वो देख लेते हैं। वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज क्या इंक्लूड होंगे, इंसल्ट, उस महिला की इंसल्ट, उस महिला का रिडिक्यूल, ह्यूमिलिएशन, नेम कॉलिंग एंड इंसल्ट और रिडिक्यूल स्पेशली विद रिगार्ड टू नॉट हैविंग अ चाइल्ड, उसको बांझ कहकर बोल दिया गया, ये भी क्या होगा, वर्बल एब्यूज होगा। ठीक। और मेल चाइल्ड कि तू तो कभी बेटा पैदा ही नहीं कर सकती, ये भी एक तरीके का वर्बल एब्यूज है, तो ये बात ध्यान रखना। रिपीटेड थ्रेट टू कॉज फिजिकल पेन, बार बार उसको शारीरिक क्षति पहुंचाने की धमकी देना भी वर्बल एब्यूज है। तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा अगर तूने ये काम नहीं किया तो ये भी क्या है, फिजिकल, वो वर्बल एब्यूज है। टू एनी पर्सन इन होम द एग्री पर्सन इंटरेस्टेड, या तेरे भाई के हाथ पैर तोड़ दूंगा अगर तूने ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं की तो। बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक एब्यूज। इकोनॉमिक एब्यूज कौन हो, क्या होगा, देख लेते हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक एब्यूज की, तो deprivation of all or any economic or financial resources to which the aggrieved person is entitled under any law or custom, whether payable under an order of the court or otherwise, or which the aggrieved person require out of the necessary, including but not limited to the household necessities for the aggrieved person and her child। मतलब ऐसा कोई इकोनॉमिक या फाइनेंशियल रिसोर्स जो कि वो एग्रीव महिला पाने की हकदार थी, किसी कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, किसी कस्टम के द्वारा या किसी अन्य ऑर्डर के द्वारा, लेकिन उसको उस सभी रिसोर्सेज से वंचित रखा गया। मतलब कोर्ट ने आदेश दे रखा था कि
इस महिला को इतने रुपए एज अ इंटरिम कंपनसेशन देने चाहिए, लेकिन नहीं दिया। तो ये भी एक तरीके का इकोनॉमिक अब्यूज ही हुआ, ये बात समझ में आती है। और इसके अंदर कहाँ तक की लिमिट नहीं है, उसके हाउस होल्ड के आइटम्स को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन इफ एनी स्त्रीधन प्रॉपर्टी जॉइंटली और सेपरेटली ओन्ड बाय द एग्री पर्सन पेमेंट और रेंटल रिलेटेड टू द शेयर ऑफ एंड मेंटेनेंस, मतलब इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, स्त्रीधन इसके अंदर इंक्लूड होगा, बिल्कुल होगा। कोई प्रॉपर्टी इसके अंदर इंक्लूड होगी, होगी। अब चाहे वो प्रॉपर्टी जॉइंटली हो या उसकी इंडिविजुअल हो, वो कैसे भी हो सकती है। ये सब रेंटेड प्रॉपर्टीज में इंक्लूड होगी, शेयर्ड हाउस में इंक्लूड होगा। ये सब प्रॉपर्टियां किस में इंक्लूड होंगी, इकोनॉमिक अब्यूज में इंक्लूड होंगी। बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं पॉइंट बी, डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट्स, एनी एलिनेशन ऑफ एसेट वेदर मूवेबल ऑफ इमूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी हो, शेयर हो, सिक्योरिटी हो, बॉन्ड हो, या किसी अन्य तरीके की प्रॉपर्टी हो जिसका कि इन विच द एग्री पर्सन हैज इंटरेस्ट, जिसका कि उस एग्री पर्सन का इंटरेस्ट हो उस प्रॉपर्टी के अंदर, और जो प्रॉपर्टी लेने की वो हकदार है, कौन, एग्री पर्सन, इज एंटाइटल टू यूज बाय वर्च्यू ऑफ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में थी इसलिए वो उसको प्राप्त करने के अधिकारी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और विच मे बी रीजनेबली रिक्वायर्ड बाय एग्री पर्सन और हर चाइल्ड, जो कि उस महिला को और उसके महिला के बच्चे को अपना जीवन बसर करने के लिए जरूरी है, या उसका स्त्रीधन हो या कोई अन्य प्रॉपर्टी हो, चाहे वो जॉइंटली और सेपरेटली हो। ये बात भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई। अब आगे देख लेते हैं, प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन टू कंटिन्यूड एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, जो भी उसके पास रिसोर्सेज थे उसको यूज करने से रोक रहे हैं उसको, बार बार उसको दे ही नहीं रहे, बार बार मना किए जा रहे हैं, किसी भी पे बहाने मार मार के कुछ भी कर रहे हैं, वो भी क्या होगा, इकोनॉमिक अब्यूज होगा। फैसिलिटेट विच द एग्री पर्सन इज एंटाइटल, जिसकी अधिकार रखती थी वो महिला लेकिन उसको यूज करने नहीं दिया जा रहा, उसको देखने नहीं दिया जा रहा, तो ये भी अब्यूज होगा। कौन सा, ये कौन सा अब्यूज होगा, इकोनॉमिक अब्यूज होगा। जिस प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए, एंजॉय करने के लिए वो महिला एलिजिबल थी, लेकिन उसको किसी भी कारणों से बहला फुसला के या डांट फटकार के, मार पीट के उसको उस चीज से वंचित किया जा रहा है, तो ये भी इकोनॉमिक अब्यूज हो गया। एंजॉय बाय द वर्च्यू ऑफ डोमेस्टिक रिलेशनशिप इंक्लूड एक्सेस ऑफ शेयर्ड हाउस होल्ड, एक कॉमन घर है हस्बैंड वाइफ का, लेकिन उसमें उसको वाइफ को रहने नहीं दिया जा रहा, तो ये भी इकोनॉमिक अब्यूज हो गया। एक्सप्लेनेशन टू, for the purpose of determining whether an act, omission, commission, conduct of respondent constitute domestic violence, तो क्या होगा, the overall fact and circumstances of the case shall be taken into consideration। अब किसी रिस्पोंडेंट का एक्ट, किसी रिस्पोंडेंट का ओमिशन, किसी रिस्पोंडेंट का कमीशन, किसी रिस्पोंडेंट का कंडक्ट, वो डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों को हमें देखने के लिए जो भी सर्कमस्टांसिस हैं, जो भी फैक्ट हैं, जो भी तथ्य हैं, उनको हमें एक साथ देखना पड़ेगा, तभी हम ये फैसला कर पाएंगे कि इस एग्रीव पर्सन के साथ या इस महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर इस रिस्पोंडेंट ने इस महिला के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट किया है या नहीं किया है। आज के सेशन में हमने सेक्शन 3 को पढ़ा, और या हम कह सकते हैं चैप्टर 2 पढ़ा। चैप्टर 2 में मात्र सेक्शन 3 है जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, किसकी, डोमेस्टिक वायलेंस की। और हमने हमारे प्रीवियस सेशन के अंदर जो कल हुआ था उसके अंदर हमने क्या देखा था, चैप्टर 1, जिसके अंदर हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को विस्तार से पढ़ा। अब हम अपने कल वाले सेशन के अंदर चैप्टर 3 देख के आएंगे, और इसके अंदर 5 चैप्टर कुल हैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अब आने वाले 4 से 6 दिनों के अंदर इस एक्ट को पूरा करवा दूंगा। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।